हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको अपन साई से डिनोट करते हैं। इसको अपन एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। मतलब क्या है इसका? अगर मैं मान लो ए प्लस बी इन दोनों से मिला के एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है कितना है, तो कैसे करते हैं अपन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो, जितने मोल ए के हैं अपॉन टोटल इनटू अगर 100 कर दूं तो मोल परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन अपने को तो फ्रैक्शन बताना है केवल। तो फ्रैक्शन का मतलब गिवन मोल्स ए के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सीधी सी बात है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? एन टोटल किससे पता चलेगा? एन ए प्लस एन बी के बराबर आएंगे। सही बात है, क्योंकि देखो ए प्लस बी से मिलकर सॉल्यूशन बना था, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स ए और बी के मोल्स का सम करके ही तो आएंगे। सीधी सी बात है। तो अपने पास एन टोटल आ चुका है। ठीक है, अब अगर अपने पास एन टोटल आ गया तो इसको उठा के अपन इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में जब रखेंगे तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एन टोटल की वैल्यू रखती मैंने इसमें। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा अपने पास एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखो, अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट थे ए और बी, तो अगर अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। देखो, क्लियर दिख गया होगा आपको कि नीचे एन ए प्लस एन बी रहेगा और ऊपर भी एन ए प्लस एन बी। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब अगर अपने पास मोल फ्रैक्शन जो है सभी कंपोनेंट्स का, उन सबको मैं ऐड कर दूं तो किसके बराबर आता है? 1 के इक्वल आता है। जैसे परसेंटेज सारा मिला के कितना हो जाता है? 100%। उससे ऊपर थोड़ी ना जा सकता है। जितने भी कंपोनेंट्स था उन सबका अगर परसेंटेज मिला दें तो 100 होता है मैक्सिमम। ऐसे ही फ्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, बाइनरी कंपोनेंट्स के लिए अपन ये बोल सकते हैं, बाइनरी मतलब जो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, इसको बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर। तो बाइनरी मिक्सचर के लिए अपन बोल सकते हैं कि एक्स ए जो आएगा वो 1 माइनस एक्स बी के बराबर आएगा, या फिर एक्स बी जो आएगा वो 1 माइनस एक्स ए के बराबर आएगा। ये आएगा फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनाओ। जैसे मान लो HCl प्लस NaOH हो गया, मतलब HCl प्लस H2 हो गया, NaOH प्लस H2 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट आए तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो इफ़ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे? उस केस में अपन बोलेंगे कि एक्स ए जो है, देखो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मान लो अपना जो सॉल्यूशन है वो मिलके बना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट थे, उन सब के सबसे मिल के बना है अपना सॉल्यूशन। तो उस केस में एक्स ए जो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे चलता हो जाएगा, सारे नंबर ऑफ मोल्स जोड़ देंगे। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस, आगे चलता हो जाएगा। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ऐसे जितने भी हैं सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, जितने भी मोल फ्रैक्शन अपने निकाले हैं ये आगे तक चलते जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट, जितने भी मतलब कंपोनेंट है वहाँ तक। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ मतलब अगर मैं निकालूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, और जितने भी कंपोनेंट्स सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूँ तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? 1 क्यों आएगा पता ना? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन 1 आता है। जैसे परसेंटेज सबका क्या आता है? 100। तो देखो, मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, इसमें मेन चीज़ एक और है अपने पास कि ये होता है यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों जी? यूनिटलेस इसलिए क्योंकि देखो, ये जो ऊपर है ये मोल है और नीचे भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर वाला जो है उसकी यूनिट है मोल और नीचे वाला जो है उसकी यूनिट है मोल, तो मोल से मोल खत्म, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ये 1 से 0 के बीच में आता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को अपन स्पेशली ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखो अगर अपन एग्जाम्पल करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास 0.2 मोल NaOH प्लस 0.3 मोल H2O, इन दोनों को मिक्स करके बनाया अपन ने एक सॉल्यूशन। तो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और H2O निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने? 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 0.2 प्लस 0.3। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय कितना आया? 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपने पास आ चुका है कितना? 0.4। ये आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O तो कोई भी निकाल देगा। कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, देखो अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है केवल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1 के बराबर आएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है? इसकी वैल्यू आ गई है 0.4। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अपने पास आ जाएगा कितना? 0.6, क्योंकि टोटल 1 के बराबर होना चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लेते हैं अपने पास है 4 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 9 ग्राम ऑफ H2O। देखो मास अगर दे रखा है ना तो पहले अपने को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको मोल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं पर, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अपन ने क्या किया अभी? 9 ग्राम ऑफ H2O लिखा प्लस 0.4 मोल KCl, इन तीनों को अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अपने को बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो कैसे करेंगे? अब देखो 4 ग्राम NaOH दे रखा है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे NaOH के। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 4 डिवाइड बाई मोलर मास 40, मतलब 0.1 मोल। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाई 18, यह आ गया 0.5 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl ये तो डायरेक्टली दे रखे हैं कितने? 0.4 मोल। अब देखो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आए थे? अभी निकाले थे 0.1 अपॉन टोटल 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.4। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 0.1 अपॉन 1 आएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ चुका है कितना? 0.1। अब अपने को अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O तो वो कितना आ जाएगा? मोल कितने आए थे H2O के? 0.5, टोटल आएगा 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी कितना आ गया? 0.5। अब देखो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अपन सबको ऐड करके क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू थी 0.1, इसकी वैल्यू थी 0.5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल्स टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl कितना आ चुका है? 0.4। देखो गलती से भी यूनिट मत लगा देना, क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो अपन आपको क्वेश्चन देते हैं, आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास है 0.4 मोल KOH प्लस 18 ग्राम H2 प्लस 1.6 मोल NaOH ये है, तो आप मेरे को बताएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा। ठीक है, इसको करने का ट्राई करना। ओके, अब देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, इनका मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको अभी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपने को दे रखा है 20 मिलीग्राम ऑफ Na2CO3 डिजोल्व इन 400 kg ऑफ सॉल्यूशन, ppm बताना है। तो देखो ppm का फॉर्मूला अपने को पहले से पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 20 मिलीग्राम है, इसलिए 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 किलोग्राम में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻6 10⁻6। अब देखो नीचे है 5 0, 1 2 3 4 5, तो इसे 5 0 खत्म।
ऊपर क्या बचेगा 20 इंटू एक ये 10 बचा है देखो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 10 की पावर -3 जो था, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखो 2 0 फिर से कट जाएंगे, तो 2/40 मतलब 1/20 आएगा, मतलब 0.05 ppm आंसर आ चुका है। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को पीपीबी बताना है। देखो तो पीपीबी कैसे निकालेंगे, 40 मिलीमोल ऑफ केवेच। देखो 40 मिलीमोल ऑफ केवेच है, तो सबसे पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करके इसका मास कैलकुलेट करेंगे अपन। तो ये अपने को दे रखा है 40 इंटू 10⁻³ मोल। एक मोल केवेच जो होता है 1 मोल केवेच, वो 1 मोल केवेच होता है कितने का, 56 ग्राम्स का। 1 मोल केवेच ये होता है 56 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो 40 इंटू 10⁻³ मोल, इसमें कितना आएगा 56 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। अब अपने पास सॉल्यूट का मास आ चुका है, तो पीपीबी निकाल देंगे अपन। तो पीपीबी क्या आ जाएगा अपने पास, गिवन मास 56 इंटू 40 इंटू 10⁻³ देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे रखेंगे, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। नीचे क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम, ये किलोग्राम है तो ग्राम में बदल देंगे, इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। पीपीबी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 56 इंटू 40 इंटू यहाँ पे है 10⁻⁹, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, 4 और 3 7 7 इंटू नीचे 1000 भी आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 10⁻⁷ था और यहाँ से 2 0, इन दोनों से मिलके ये ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, ये कटेगा 2 पे, तो अपने पास आंसर आ चुका है। दिख गया वो अब तो आप लोगों को कि अपने पास आंसर जो है वो आ चुका है कितना 112 पीपीबी, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपके दोनों आंसर सही होंगे, और अगर गलत हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन से सीखना है, दोबारा गलत नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके।